students of class 12. Today we will be discussing on the molecular basis of inheritance the very important topic that is about the transcription. We know what is transcription. Actually, the process of conversion of the DNA into RNA is termed as transcription, and we will be seeing that what is the mechanism of this transcription. So let's begin. So transcription will be the conversion of the information which is stored in the DNA. What information? Now that information which is required to build up certain kind of protein molecules. Okay, so since DNA cannot participate itself into the translation into proteins, so it shares its information which is stored in the DNA in the form of RNA, and then RNA will be taking part in the process of protein formation. Okay, so by the RNA, after it taking place in the protein formation, different kind of proteins will be formed. So DNA to RNA, this step we know as transcription, and from the RNA to the protein, this step is called the translation. Okay, so transcription is from DNA to RNA, and from RNA, when it forms different kind of proteins, then we say it as the translation. So today we will be mainly discussing about the mechanism which is involving in the process of transcription, and where does this transcription actually takes place. Okay, so if I talk about the main process of transcription will be taking account of the DNA. मेन कौन होगा जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा? डीएनए होगा. और डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है? नाउ वी नो दैट इफ आई टॉक अबाउट द प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होगा वो उसके जेनेटिक मटेरियल जो कि ऑक्यूपाई होकर रहेगा इन द न्यूक्लियोइड रीजन. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स के अंदर ये जो डीएनए होगा द जेनेटिक मटेरियल, इट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. अगर ये न्यूक्लियस में हो रहा है, मतलब यहां पर अगर न्यूक्लियोइड है तो इट विल बी इन द साइटोप्लाज्म. ठीक, देयर विल बी नो न्यूक्लियस ओवर हियर इन द प्रोकैरियोट्स. सो ये जो ट्रांसक्रिप्शन होगा इन प्रोकैरियोट्स, it will be taking place in the cytoplasm. Clear? And in eukaryotes, this process of transcription will be taking place inside the nucleus. ठीक, तो हमें यह पता चल गया about the site of transcription. कि ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है जिसमें डीएनए इज ट्रांसफरिंग इनटू आरएनए, कन्वर्ट हो रहा है इनटू आरएनए, या इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है वो इंफॉर्मेशन ये पास ऑन कर रहा है किसको? इन द फॉर्म ऑफ आरएनए. तो ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहां पे होगा? ना डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट कैन बी अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. अगर प्रोकैरियोटिक होगा तो प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल कहां पे रहता है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोइड रीजन विच इज इन द साइटोप्लाज्म. तो जनरली स्पीकिंग जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो प्रोकैरियोट्स के अंदर कहां पर होगा? इन द साइटोप्लाज्म. और यही चीज अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स के अंदर, तो यूकैरियोट्स के अंदर एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा. एंड सिंस द न्यूक्लियस के अंदर रहता है आपका द जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए, सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बी टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स which are required.
Okay, what are the raw materials which are required for an effective transcription to take place? Now, obviously, first of all, the most important raw material will be in the form of DNA. जो डीएनए होगा वो मेन आपका रॉ मटेरियल का काम करेगा यहां पर. नेक्स्ट, another very important part is the enzyme which acts as a raw material in the process of transcription. So ये कौन सा एंजाइम है? This enzyme is the RNA polymerase. हम लोग एक एक चीज डिस्कस करेंगे. पहले एक बार मेन जो आपके रॉ मटेरियल है वो देख लेते हैं. तो पहला रॉ मटेरियल क्या हुआ? डीएनए. दूसरा रॉ मटेरियल क्या हुआ? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. तो यही आरएनए पॉलीमरेज किसका काम करता है? ना इट एक्ट्स एज द एंजाइम विच विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. और लास्ट, हमें आरएनए बनने के लिए उसके कुछ आपके नाइट्रोजन बेसिस चाहिए होगा. तो वो नाइट्रोजन बेसिस कहां से मिलेगा? इन द साइटोप्लाज्म there will be the ribonucleotide triphosphates. ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स. आप ध्यान रखिए, राइबोन्यूक्लियोटाइड, नॉट डीऑक्सी, क्योंकि हमें डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होना है और आरएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसिस क्या क्या रहता है? AUGC. टी की जगह यू आ जाएगा, यहां पर थाइमिन ग्रुप की जगह यूरेसिल आ जाएगा. तो यहां पर उसके न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए हमें. तो एग्जाम्पल क्या क्या होगा? सपोज इफ वी टॉक अबाउट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देन वी हैव गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वी विल बी हैविंग साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड फाइनली यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट. Okay, so these are the 4 ribonucleotide triphosphates which are present in the cytoplasm, and this all are required as a raw material in the process of transcription. तो फटाफट देख लेते हैं. ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए, ठीक, और ये कहां पर होगा? न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोकैरियोट्स और न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोट्स. व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स? ना डीएनए खुद एक आपका मेजर रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि इसके पास ही इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है. जिस इंफॉर्मेशन को वो पास ऑन करेगा इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, क्या लगेगा इसके लिए? ना एक एंजाइम लगेगा, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज, और कुछ राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स रहेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और फाइनली यूटीपी. क्लियर? व्हाई यूटीपी? बिकॉज आई एम इन द मेकिंग ऑफ एन आरएनए, एंड आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है, उसकी जगह हो जाता है आपका यूरेसिल. क्लियर? तो हमें चाहिए यहां पे यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट. क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट का क्या क्या इसमें काम रहता है और कैसे करके आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आगे बढ़ता है. चलिए, सो अब देखते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. अब हम लोग देखेंगे कि जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच आई टर्म्ड एज द डीएनए, हाउ इट पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सबसे पहले द एंटायर डीएनए जो होगा उसको हम लोग जनरली 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं. ठीक? एंड व्हाट आर द 3 रीजन्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये जिस जगह पे बाइंड करेगा विथ द डीएनए, दैट रीजन विल बी नोन एज द प्रोमोटर रीजन. क्या नाम देंगे इसको हम लोग? प्रोमोटर रीजन. सो प्रोमोटर रीजन में क्या हुआ ना, जो एंजाइम है, दैट इज द नेम ऑफ द एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज, और ये जो मेरा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये दैट रीजन जहां पे इट बाइंड्स विथ द डीएनए. ठीक है?
डीएनए के दैट रीजन के अंदर जहां पे ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा, उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या नाम देंगे? द प्रोमोटर रीजन। क्लियर? तो एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द प्रोमोटर रीजन फ्रॉम वेयर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बिगिन। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ये इनिशिएट करेगा कौन से पोर्शन से? फ्रॉम द प्रोमोटर रीजन। ठीक वैसे ही पूरे ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद दैट रीजन जहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा और इसको देखते हुए एक आरएनए निकल के आ जाएगा, दैट विल बी नोन एज द टर्मिनेटर रीजन। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको नाम दे सकते हैं द टर्मिनेटर रीजन, विच हम लोग बोल सकते हैं स्टॉप्स या टर्मिनेट्स आरएनए सिंथेसिस। जो आरएनए बन रहा था वो आरएनए बनना स्टॉप हो जाएगा और वो डीएनए से अलग हो जाएगा कौन से रीजन में? जहां पे आपका टर्मिनेटर पोर्शन है। ठीक, अब जो मेजर पोर्शन है, जिस पोर्शन को देखते हुए उसका आपका एक आरएनए बनेगा, दैट एंटायर रीजन इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल जीन। क्या नाम देता हूं मैं? इसको नाम देता हूं मैं स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या होगा? दैट रीजन ऑफ द डीएनए विच विल हेल्प टू कोड अ आरएनए, दैट पोर्शन विल बी नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर? ठीक। अब अगर मैं इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को ऐसे करके दो स्ट्रैंड्स में डिवाइड कर दूं, फॉर सपोज, क्लियर? ठीक, इट इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो इन दोनों स्ट्रैंड्स को मैं अलग अलग करके ऐसे करके लिख सकता हूं। ठीक, तो ऑब्वियसली एक स्ट्रैंड हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। बहुत अच्छी तरह सुनिए, एक हो जाएगा फ्रॉम द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। तो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड जो होगा, अगर यहां पे 5 प्राइम है तो ये एंड हो जाएगा 3 प्राइम। क्लियर? एंड यहां पर हो जाएगा 5 प्राइम एंड। ठीक, तो ये जैसे आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऊपर और नीचे 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपका नीचे वाला स्ट्रैंड हो जाएगा। तो इस दोनों स्ट्रैंड में से, अच्छी तरह गौर करिए, इन दोनों स्ट्रैंड में से ओनली वन स्ट्रैंड विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और जिसको देखते हुए एक आरएनए बनेगा। समझ में आया? आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट। वी आर हैविंग 2 strands of DNA. One, due to the anti-parallel nature, one will be from the 5 prime to 3 prime end, where the other will be from the 3 prime to 5 prime end. Clear? तो ये जो 2 strand है, इनमें से only one strand is required or it is participating in the formation of RNA. Clear? ठीक? तो उस बेसिस पे हम लोग इस स्ट्रैंड्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और एक स्ट्रैंड को हम लोग नाम देंगे कोडिंग स्ट्रैंड, और दूसरे स्ट्रैंड को नाम देंगे हम लोग टेम्पलेट या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो आपके 2 स्ट्रैंड है, तो एक स्ट्रैंड का हम लोग नाम दिए कोडिंग स्ट्रैंड, और दूसरे वाले का नाम दिया हम लोग टेम्पलेट या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर? ठीक। कोडिंग स्ट्रैंड का जो आपका डायरेक्शन होगा, दैट विल बी फ्रॉम द 5 प्राइम एंड टू द 3 प्राइम एंड। क्लियर? कोडिंग स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन होगा, दैट विल बी फ्रॉम द 5 प्राइम एंड टू द 3 प्राइम एंड। ठीक। और टेम्पलेट का जो होगा, एक्चुअली वो इसके ऑपोजिट होगा, दैट इज
फ्रॉम द 3 प्राइम टू द 5 प्राइम एंड, बोल सकते हैं हम लोग, क्लियर। और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा which will participate to synthesize a new RNA। क्लियर, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। तो आरएनए बनने के लिए जो स्ट्रैंड आपका सबसे ज्यादा काम कर रहा है उसी स्ट्रैंड को हम लोग नाम देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर है? ठीक। और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का कैटेगरी क्या होगा? इट विल बी रनिंग फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, और ये वही स्ट्रैंड होगा जिसको देखते हुए एक नया आरएनए सिंथेसाइज होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब ऐसा क्यों? ठीक, तो क्यों जाने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये आपके 2 स्ट्रैंड्स थे। ठीक, तो इनमें से फटाफट बोलिए आप कि कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड होगा और कौन सा आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। तो ऑब्वियसली 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो जा रहा है दैट इज द कोडिंग स्ट्रैंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि दिस स्ट्रैंड विल बी योर द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक, और ऊपर वाला जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है इसको हम लोग लिख सकते हैं द टेम्पलेट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर। अब सपोज करिए यहां पर आपके ये तो डीएनए है तो यू नहीं होगा, टी जी सी जी ए सी ऐसे है यहां पर। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर टी ए सी जी सी टी और जी। ठीक, तो आप तुरंत बोलिए कि अगर इसके लिए आपका एक, यहां पर मैं लिखता हूं, ये आपका नया आरएनए सिंथेसाइज हुआ। ठीक, तो इसको देखते हुए, कौन से को देखते हुए आरएनए बनेगा? टेम्पलेट को देखते हुए बनेगा। ठीक, तो ऑब्वियसली अगर टेम्पलेट यहां पे 5 प्राइम होगा तो जो आरएनए बनेगा उसका यहां पर 5 प्राइम, यहां पे 3 प्राइम है तो ऑब्वियसली यहां पे 5 प्राइम, वही है, सेम एंटी पैरेलल। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। तो यहां पे ए है तो ए किसके साथ बैठेगा? टी के साथ। बट ये आरएनए है तो टी नहीं होगा। तो पहला जो आपका यहां पर बेस हो जाएगा ए के लिए यहां पर यू बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहां पे टी है तो टी के लिए टी विल बी कंबाइनिंग विथ ए, जी विल बी कंबाइनिंग विथ सी, सी विल बी कंबाइनिंग विथ जी, उसके बाद सी जी जी ए सी, तो सी यू और लास्ट में हो जाएगा जी। क्लियर? ये 5 प्राइम एंड है तो ये कौन सा एंड हो जाएगा? ये एंड हो जाएगा 3 प्राइम एंड। मतलब हमें क्या समझ में आया ना? ये डीएनए को देखते हुए जो आरएनए बना वो आरएनए सिंथेसाइज होगा कौन से डायरेक्शन में? फ्रॉम द 5 प्राइम एंड टू द 3 प्राइम एंड। इतना मुझे समझ में आ गया। क्लियर? ठीक, तो किसको देखते हुए हुआ? टेम्पलेट को ना। टेम्पलेट इसके ऑपोजिट जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इसीलिए हम लोग 3 प्राइम टू 5 प्राइम को एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड रखते हैं। ठीक, एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन हो गया आपका जो हमारा एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये क्या करता है, जो डीएनए को रीड करेगा, इट हैज द रीडिंग कैपेसिटी। ठीक, तो इट विल रीड द डीएनए कौन से डायरेक्शन में? फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आया समझ? ठीक, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? पजल हो रहे हो ना? इतना पजल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान सा चीज है। एक बार चलो हम लोग दोबारा से पकड़ते हैं। एक डीएनए लिए थे और उस डीएनए के अंदर हम लोग 3 अलग अलग रीजन्स की बात कर रहे थे। सबसे पहला रीजन कौन सा है? प्रोमोटर रीजन। दिस इज माय वेरी फर्स्ट रीजन। और किसको हम लोग प्रोमोटर रीजन बोलते हैं? ना, जहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा
दैट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और आके वो इस डीएनए स्ट्रक्चर को बाइंड करेगा। क्लियर, उसको पकड़ के रखेगा। ठीक, तो एक मार्किंग जगह हो गया आपका कि यहीं से ट्रांसक्रिप्शन आपकी शुरू होगा। तो उस रीजन जहां पे आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा डीएनए के साथ, दैट रीजन इज कॉल्ड द प्रोमोटर रीजन। ठीक, बिल्कुल आखिर में जब आपका इंटायर आरएनए बन गया, अब आरएनए बनने के बाद उसको अलग करना है। ठीक, उसको सेपरेट करना है आरएनए, क्योंकि आरएनए अब ये यूकैरियोट्स के अंदर अगर न्यूक्लियस के अंदर हुआ तो वो आरएनए न्यूक्लियर पोर होके बाहर आएगा और साइटोप्लाज्म में आके वो ट्रांसलेशन करेगा। तो उस आरएनए को अलग करना है। ठीक, तो उस अलग करने का जगह का नाम क्या है? टर्मिनेटर। कहीं ना कहीं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगा इन द टर्मिनेटर रीजन। क्लियर, एंड द आरएनए विच इज फॉर्म या न्यूली सिंथेसाइज्ड दैट विल बी सेपरेटिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चरल जीन, और finally we will be having the structural gene which will participate in the forming of a new RNA strand। ये तीन हमें आ गया। अब जो स्ट्रक्चरल जीन है, क्योंकि दिस इज द डीएनए, सो देयरफॉर इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। तो उसी को मैं खोल के लिखा हूं यहां पर। ठीक, एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एंटी पैरेलल इन नेचर द अदर स्ट्रैंड विल बी हैविंग 5 के जगह यहां पर आपका कॉम्प्लीमेंट्री 3 बैठेगा और 3 to 5 जाएगा ये। क्लियर, ये अगर ऐसा जा रहा है तो ये ऐसा आ रहा है, तो 5 विल बी हैविंग ऑपोजिट 3 एंड 5 ओवर हियर विल बी ऑपोजिट हैविंग 3। ठीक, तो ऐसे करके जो 2 स्ट्रैंड्स बन रहा है, उन 2 स्ट्रैंड्स को हम लोग अलग अलग 2 नाम देते हैं। एक बन जाता है कोडिंग स्ट्रैंड, और कोडिंग स्ट्रैंड का पोलैरिटी क्या है? फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक, और टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा, जिसको हम लोग नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, यहां पर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का हो जाएगा फ्रॉम द 3 प्राइम टू द 5 प्राइम एंड। कोई दिक्कत? क्लियर। अब ये टेम्पलेट क्यों नाम देता हूं? क्योंकि इस टेम्पलेट के पास ही इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन ये पास ऑन करेगा या जिसको देखते हुए एक दूसरा आरएनए बनेगा। ठीक है, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है विच पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ठीक, इसको देखते हुए ही एक नया आरएनए सिंथेसाइज होगा। क्लियर है, तो ये ऊपर वाला मेरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसके अंदर ये नाइट्रोजन बेसिस है, तो इसको देखते हुए इसके लिए जो आपका नया आरएनए बनेगा, ठीक, तो ऑब्वियसली ये आपका अगर 3 प्राइम होगा तो 3 प्राइम का ऑपोजिट जो आरएनए का आपका बनेगा दैट विल बी 5 प्राइम। इसका पहला आपका बेस है ए, तो ए किसके साथ जुड़ेगा? टी के साथ जुड़ेगा, बट ये आरएनए है तो टी के जगह यू से जुड़ेगा, तो इसका पहला क्या हुआ? यू। सिमिलरली टी विल बी हैविंग ए, सो ये ए, जी विल बी हैविंग विथ सी, सी विल बी हैविंग विथ जी, अगेन अ जी विल बी हैपनिंग विथ सी, ए टू यू और सी टू जी। क्लियर है, तो इस स्ट्रैंड को देखते हुए इसका जो ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना, जिसको हम लोग आरएनए बात कर रहे हैं, तो आरएनए सिंथेसाइज हमेशा होगा किस डायरेक्शन में? फ्रॉम 5 प्राइम टू द 3 प्राइम एंड। क्लियर, ठीक, और इसका और एक वजह भी है, टेम्पलेट क्यों हम लोग इसको पकड़ते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम को? बिकॉज जो हमारा एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, इसके पास जो पावर दिया हुआ है वो डीएनए को रीड जो करेगा, डीएनए को रीड करेगा वो कौन से डायरेक्शन में? ऑलवेज फ्रॉम द 3 प्राइम डायरेक्शन टू द 5 प्राइम डायरेक्शन। क्लियर है, तो क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज आपके 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में उसको रीड कर रहा है, देयरफॉर आपका ये बन जाएगा टेम्पलेट, जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया अच्छी तरह? क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द आरएनए पॉलीमरेज एंड नाउ द स्टेप्स ऑफ योर ट्रांसक्रिप्शन। सो लेट अस नाउ सी द नेचर ऑफ द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। हमें यह पता चला कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, हमें याद रखना पड़ेगा, इट इज मेड अप ऑफ a 6 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ अ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये जो 6 पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें 5 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है
इट फॉर्म्स अ कोर पार्ट। ना अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज दिस इज योर कोर, इसको हम लोग नाम देते हैं कोर पार्ट ऑफ द एंजाइम, और इस कोर पार्ट के अंदर 5 पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। क्या क्या ना, 2 होगा आपके अंदर अल्फा, 1 हो जाएगा बीटा, अदर विल बी द बीटा डैश एंड द फाइनल विल बी अ ओमेगा। ठीक है, और इसके साथ जो छठा आपका पॉलीपेप्टाइड चेन होगा दैट विल बी लिंक्ड टू दिस कोर इन द फॉर्म ऑफ अ सिग्मा फैक्टर। इसको क्या फैक्टर नाम देंगे? सिग्मा फैक्टर। क्लियर है? और ये सिग्मा फैक्टर होगा विच हेल्प्स द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, टू बाइंड विथ द डीएनए, और वो कौन सा पोर्शन में आपके डीएनए में बाइंड करेगा? एट द प्रोमोटर रीजन। क्लियर? तो देख लेते हैं एक बार। आरएनए पॉलीमरेज जो होगा उसके इट इज अ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ मॉलिक्यूल होगा, जिसके अंदर 5 जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है, इट अटैचेस टुगेदर टू फॉर्म द कोर पार्ट, एंड देयर विल बी another the 6th polypeptide chain which will be attaching to this core part, जिसको हम लोग नाम देंगे द सिग्मा फैक्टर्स। क्लियर? ये सिग्मा फैक्टर का काम क्या होगा ना, ड्यू टू दिस सिग्मा फैक्टर इट हेल्प्स टू बाइंड दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच नीड्स टू बी ट्रांसक्रिप्टेड। और कौन सा रीजन में वो आपका बाइंडिंग होता है? एट द प्रोमोटर रीजन। कोई दिक्कत? क्लियर? अब सर ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, एक्चुअली अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होगा जो आपके यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग अलग आपके काम करेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो होगा यूकैरियोट्स के अंदर, हमें याद रखना पड़ेगा कि देयर विल बी अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि ईच एंड एवरी टाइप ऑफ आरएनए को बनाने में सक्षम रहेगा, बी इट अ टीआरएनए, बी इट अ एमआरएनए, बी इट अ आरआरएनए, चाहे कोई भी टाइप ऑफ आरएनए है, एक ही सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू मेक ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल। समझ में आया? किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। अगर मैं नाम करता हूं प्रोकैरियोट्स के, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम 1, 2 एंड 3। ठीक? और 1 क्या करता है, 2 क्या करता है और 3 क्या करता है, इस चीज को याद रखने के लिए एक छोटा सा कोड है, उस कोड को याद रखिए आप, RMT इक्वल टू 1, 2, 3। क्या कोड है? RMT इक्वल टू 1, 2, 3। इसका मतलब क्या है ना, जो आपके आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम होगा, ये किसको कोड करेगा? दिस विल कोड फॉर द rRNA। ठीक है, ये किसको कोड करेगा? ये कोड करेगा rRNA या राइबोसोमल आरएनए को। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट RNA polymerase enzyme 2, it will be coding for the mRNA, मतलब मैसेंजर आरएनए को कोड करेगा। और इफ आई टॉक अबाउट RNA polymerase 3, then it will be helping to code the transfer RNA। क्लियर है? तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, और इस कोड को याद रखते हुए हम लोग आसानी से बता पाएंगे। ये काफी बार क्वेश्चन आपके नीट में या बोर्ड के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड इट रिक्वायरमेंट्स इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। क्लियर? तो यूकैरियोट्स के अंदर अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपका काम रहेगा, जो दैट पर्टिकुलर डीएनए से आपका आरएनए भी बना सकता है,
टीआरएनए भी बना सकता है और एमआरएनए भी बना सकता है। बट इफ आई टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स, ठीक, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच विल बी कोडिंग फॉर, चाहे आपका राइबोसोमल आरएनए, चाहे टीआरएनए या चाहे आपका एमआरएनए बनाएगा। और उसको याद रखने का फॉर्मूला क्या है, RMT इक्वल टू 123, ठीक। तो राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम, मैसेंजर आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम एंड द ट्रांसफर आरएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स जिसके हिसाब से आपका ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक। सो द स्टेप्स involved in transcription, क्या क्या स्टेप्स है जिसके ऊपर आपके ट्रांसक्रिप्शन इज डिपेंडेंट। फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज नोन एज इनिशिएशन, सेकेंड विल बी योर elongation, and finally we will be having the termination, ठीक। So there are 3 steps which are involved in transcription. Starting will be with initiation, then we will be having the elongation and finally there will be the termination, ठीक। अब ऑब्वियसली कहां पर होगा ना, सबसे पहले जो इनिशिएशन होगा this will be at the promoter region, ठीक। जो इनिशिएशन होगा वो कहां से शुरू होगा, प्रोमोटर रीजन से शुरू होगा, द रीजन वेयर द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स विद द डीएनए। इलोंगेशन कहां पर होगा ना, थ्रू आउट द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक। ये कहां पर होगा ना, एंटायर लेंथ ऑफ द जो स्ट्रक्चरल जीन है वहां पर आपका इलोंगेशन शुरू होगा, ठीक। और टर्मिनेशन कहां पर होगा ना, ऑब्वियसली एट द टर्मिनेटर रीजन होगा। और ये टर्मिनेटर रीजन कौन सा था, जहां पे आपका ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा ना। आप देखते हैं कि एक्चुअली क्या क्या होते हैं इसके अंदर, ठीक। सो बिगिनिंग विद द इनिशिएशन प्रोसेस ना, जो आपका डीएनए था, इस डीएनए के अंदर दैट रीजन वेयर, ये सारे आपके अलग अलग बेस बॉन्ड्स थे, ठीक, बेस पेयर्स थे। अब सपोज करिए इस बेस बॉन्ड के यहां पर आपके आरएनए कोर एंजाइम बैठ के, एंड दिस इज योर सिग्मा फैक्टर, और यहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया दिस डीएनए स्ट्रक्चर। तो ये बन गया मेरा द प्रोमोटर रीजन, ये बन गया मेरा प्रोमोटर रीजन। तो सबसे पहले काम क्या करेगा ना, आरएनए पॉलीमरेज अब उसका मेन काम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सबसे पहला जो काम होगा आरएनए पॉलीमरेज का कि यहां पर ऐसे करके आपके 2 स्ट्रैंड है, दिस इज द अपर स्ट्रैंड, दिस इज द लोअर स्ट्रैंड। अब आरएनए पॉलीमरेज को रीड करना पड़ेगा स्ट्रैंड को, और रीड करते हुए अलग अलग जो साइटोप्लाज्म में आपके प्रेजेंस है उसको अलग से या न्यूक्लियस के अंदर से वो आके और फिर एक एक करके न्यूक्लियोटाइड को बैठाना है, ठीक। तो कैसे रीड करेगा, अभी तो पूरे के पूरे आपके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होके रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा, उस जो बॉन्ड्स है हाइड्रोजन को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि एक साथ सबको एक साथ ब्रेक कर देना, एक एक को ब्रेक करता हुआ जाएगा, ठीक। और जैसे जैसे ब्रेक होता जाएगा उस पोर्शन जो खाली हो गया है टेम्पलेट को देखते हुए उसके लिए आपके आरएनए सिंथेसाइज होना चालू हो जाएगा, ठीक। सो पहला जो होगा, इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ द 2 बेस पेयर्स। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तुरंत इट विल स्टार्ट्स रीडिंग द कौन सा स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। It starts reading the template strand of the DNA, और हमें पता है
आरएनए पॉलीमरेज जो टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करता है वो कौन से डायरेक्शन में रीड करेगा? फ्रॉम द 3 प्राइम एंड टू द 5 प्राइम एंड। जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो इस स्ट्रैंड को रीड करना चालू करेगा कौन से में? 3 प्राइम टू 5 प्राइम के अंदर। तो सपोज करो दिस इज योर 3 प्राइम एंड दिस इज योर 5 प्राइम एंड दिस इज योर 5 प्राइम, जो कि आके ये आपका हो जाएगा 3 प्राइम। क्लियर है? तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज ब्रेक किया तो इट विल बी स्टार्टिंग टू रीड द बेस पेयर्स ओवर हियर। ठीक, क्योंकि ये 3 प्राइम, तो ऐसे करके रीड करता हुआ जाएगा वो आरएनए पॉलीमरेज। और इसको देखते हुए यहां पर जो आपके बेसिस है, इस बेसिस के लिए एक आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होना चालू हो जाएगा। तो ये अगर 3 प्राइम है तो इसके लिए जो बैठेगा वो क्या हो जाएगा? 5 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल जो आपका न्यूली सिंथेसाइज हो रहा है। वो हम लोग और अच्छी तरह देखेंगे इलॉन्गेशन के अंदर। यहां पे पता चला ना, सबसे पहले आपका प्रोमोटर रीजन मतलब इनिशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो बाइंड होगा डीएनए के साथ। कहां पे? प्रोमोटर रीजन के अंदर। फर्स्ट काम क्या होगा आरएनए पॉलीमरेज का? इट विल बी ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक, तो जैसे ही ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, अब ये जो आपके बेस पेयर्स है ये सारे विजिबल हो गया, तो अब वो धीरे धीरे रीड करना चालू करेगा ऑल द टेम्पलेट स्ट्रैंड। और कौन से डायरेक्शन में? फ्रॉम द 3 प्राइम टू द 5 प्राइम एंड। जैसे जैसे उसको कोड्स मिलता जाएगा, जैसे जैसे उसको बेस पेयर्स मिलता जाएगा, वो क्या करेगा? अलग अलग करके जो आपके राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स थे इन द फॉर्म ऑफ, याद करिए रॉ मटेरियल में पढ़े थे हम लोग, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, सीटीपी, वो सबको आके और उसको अरेंज करता चला जाएगा, अरेंज देम इन कॉम्प्लीमेंटरी विथ द टेम्पलेट। किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा? टेम्पलेट के साथ। टेम्पलेट में जो है उसके कॉम्प्लीमेंटरी बैठाते जाएगा वो इस राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को, विच आर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। ठीक, इनको धीरे धीरे करके इस टेम्पलेट को देखते हुए उसके कॉम्प्लीमेंट्री बैठाता जाएगा। क्लियर? अब ये तो हो गया इनिशिएशन में। इलॉन्गेशन में क्या हो रहा है? नहीं, यहां पर याद रखना पड़ेगा। सपोज अगेन आई एम ड्रॉइंग अ डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक, यहां पर तो था आपका इनिशिएशन, जहां पे आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बैठा हुआ था विद द सिग्मा फैक्टर। अब जैसे ही इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। सपोज करिए, मतलब अब धीरे धीरे यहां पर जो बॉन्डिंग्स है, ये बॉन्डिंग्स खुल गए। ठीक, सबसे पहला जो आपका इलॉन्गेशन में होगा, जो ये कोर के साथ सिग्मा फैक्टर था, ये सिग्मा फैक्टर विल गेट डिटैच्ड। मतलब आपके इलॉन्गेशन के अंदर पहला जो स्टेप होगा दैट विल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा? विल लूज इट्स सिग्मा फैक्टर। जो सिग्मा फैक्टर इसके अंदर था, इसको वो लूज कर दिया। मतलब ये जो सिग्मा फैक्टर है ये अब उस आरएनए पॉलीमरेज से हट जाएगा। मतलब क्या है? आरएनए सिग्मा फैक्टर का काम क्या था? सिर्फ बाइंडिंग के लिए। ठीक, अब जैसे जैसे करके ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके चलता जाएगा, अब ये पूरे स्ट्रक्चरल जीन के थ्रू जो इलॉन्गेट होगा रीडिंग का, उसके लिए जिम्मेदार कौन हो जाएगा? उसके लिए जिम्मेदार हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ द कोड। ठीक, सो नाउ इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर एंजाइम, जो क्या काम करेगा? कोर एंजाइम will read the
एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए कहां पे? इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। सिग्मा फैक्टर हट गया ना, तो सिग्मा फैक्टर हट जाने के बाद कौन बचा है? कोर बचा है। तो अब कोर धीरे धीरे वही काम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता रहेगा और साथ साथ राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को जोड़ते जाएगा। ठीक, तो इसके लिए जैसे आपका एक नया आरएनए सिंथेसाइज होता हुआ जाएगा। ये अगर आपका 3 प्राइम था तो ये जो न्यूली आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है ये क्या हो रहा है? 5 प्राइम। ठीक, ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी 5 प्राइम एंड, और ये धीरे धीरे होते होते यहां पे 3 प्राइम एंड हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा खुलता चला जाएगा। क्लियर? कब तक खुलता चला जाएगा ना? जब तक वो आपके टर्मिनेटर पोर्शन में, रीजन में ना आ जाए। ठीक, तो टर्मिनेटिंग रीजन में आपका क्या हो जाएगा ना? यहां पर सबसे पहले सिग्नल करेगा, स्ट्रक्चरल जीन एक सिग्नल भेजेगा जब फुल लेंथ ऑफ द आरएनए इज अचीव्ड। जब जो आरएनए बन गया न्यूली सिंथेसाइज, जब वो फुल लेंथ में अचीव हो चुका, तब आपका एक अलग सा फैक्टर यहां पर टर्मिनेटर रीजन में आएगा एंड दैट फैक्टर इज नोन एज द रो फैक्टर। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? इट इज नोन एज द रो फैक्टर्स। क्लियर है? ठीक, और ये रो फैक्टर होगा जो क्या करेगा? इट विल हेल्प इन स्प्लिटिंग। क्या क्या अलग कर देगा? डीएनए से जो आरएनए बना उस आरएनए को स्प्लिट कर देगा, और जो एंजाइम था, कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, उस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को भी अलग कर देगा। मतलब टर्मिनेशन में क्या कर रहा है? कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? एक रो फैक्टर आ जा रहा है, और इस रो फैक्टर का काम क्या होगा ना? जो आपका सपोज करिए यह आपका टर्मिनेशन जंक्शन है, तो यहां पे जैसे ही कोर आ जाएगा, अब इस कोर के लिए सपोज अब तक ऐसे एक एमआरएनए बन गया आपका। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड दिस इज योर द 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इस 3 प्राइम को देखते हुए अगर सपोज करिए यहां पर ए यू सी जी यू, ए टी जी सी टी ए सपोज करिए। ठीक, तो इस 3 प्राइम के लिए यहां पर 5 प्राइम, ए यहां पर है तो ए के लिए यू बैठेगा, टी है तो ए, सी है तो जी, जी है तो सी, टी है तो ए, और ए है तो यू। तो ऐसे करते करते आपका आरएनए बनता जाएगा। तो आरएनए फॉर्मेशन सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रहा है? 5 प्राइम टू द 3 प्राइम एंड। अब जब पूरा लेंथ ऑफ आरएनए ऐसे करके बन गया, तब आपका स्ट्रक्चरल जीन एक सिग्नल देगा, और उस सिग्नल के वजह से एक रो फैक्टर आ जाएगा, और इस रो फैक्टर आके क्या क्या करेगा ना? वो सबसे पहले जो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम या जो कोर पार्ट था, वो जो अटैच होकर रखा था, उस कोर को, द कोर एंजाइम को वो स्प्लिट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो जैसे ही ये कोर एंजाइम स्प्लिट आउट हो जाता है, जो आरएनए अभी न्यू फॉर्म हो रहा था, वो आरएनए भी धीरे से अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर? तो एक बार फटाफट देख लीजिए द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन, आपका कौन बैठेगा यहां पर? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बैठेगा। उसका काम क्या होगा? सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, रीड करना, और धीरे धीरे करके एक एक राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को अटैच करना। इलोंगेशन के अंदर जो आपका एंजाइम होगा, इट विल लूज इट्स सिग्मा फैक्टर, और धीरे धीरे करके जो आपका काम था वो आप कौन करेगा? अकेला द कोर करेगा। वो पूरा का पूरा रीड आउट करके और धीरे धीरे करके न्यूली फॉर्मेशन करता जाएगा आरएनए का। टर्मिनेशन में जब फुल लेंथ ऑफ द आरएनए अचीव हो चुका है, तब एक फैक्टर काम आएगा, रो फैक्टर। याद रखना है, सिग्मा फैक्टर का काम क्या है, रो फैक्टर का काम क्या है। तो वो रो फैक्टर आके क्या करेगा? जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होकर रखा हुआ था, अब उसको अलग कर देगा फ्रॉम द डीएनए।
तो डीएनए से आरएनए पॉलीमराइज हट गया और जो आरएनए बना वो भी अब हट चुका है। क्लियर है? मतलब मेरा पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस खत्म हो चुका है आफ्टर द टर्मिनेशन। क्लियर है? ठीक। तो अब मेरा जो आरएनए बन गया, क्या वो डायरेक्टली अब प्रोटीन ट्रांसलेशन कर सकता है? मतलब कैन इट एंटर इनटू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, या उसके साथ अब क्या होगा वो देखते हैं। चलिए अब देखिए, ये जो टोटल आपके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, क्या इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली कोई भी आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, ये भी आपका एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ठीक, ये भी आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फॉर्मुलेशन है, तो इसके लिए भी देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी कहां से आ रहा है, ठीक, वो हम लोग देखना है कि सपोज दिस इज द न्यूली फॉर्म्ड आरएनए जो आपका बना, विच इज फ्रॉम 5 प्राइम डायरेक्शन टू द 3 प्राइम डायरेक्शन। क्लियर? मैंने बोला यहां पर जैसे सपोज ATP है, तो मतलब देयर विल बी ट्राइफॉस्फेट्स, ठीक। वैसे ही सपोज यहां पर C है, तो इसके साथ भी आपके ट्राइफॉस्फेट है, ऐसे करके जुड़ता चला जा रहा है। क्लियर? बट इनके अंदर जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ रहा है, ठीक। तो ऑब्वियसली जहां जहां जो थे टेम्पलेट के अंदर, उसको देखते हुए कॉम्प्लीमेंट्री बैठ रहा था। अब यहां पर आपका एक फंक्शन होता है, मतलब एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी, सबके अंदर से क्या निकल जाता है? ये हो जाता है एएमपी, मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब इसके अंदर से जो 2 फॉस्फोरस ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली जो जीटीपी है, इट विल बी फॉर्मिंग गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब इसके अंदर से ये जो ग्रुप है पी और पी का, ये निकल जाएगा। इसको नाम देते हैं हम लोग पाइरोफॉस्फेट ग्रुप। क्या नाम देते हैं इसको? दिस पी एंड पी मिला के आपका बनता है पाइरोफॉस्फेट ग्रुप। क्लियर? ठीक। तो एएमपी कब बनेगा? एएमपी आके इसके साथ ये जुड़ जाएगा, ठीक। तो जैसे ही ये दोनों आपके पाइरोफॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाता है, अब इन दोनों के अंदर बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगा। मतलब इस बॉन्डिंग के अंदर क्या है? एएमपी है, ठीक। ये जो आपके एंजाइम है, हमें याद रखना पड़ेगा, दैट एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक and separate the pyrophosphate group, that is known as pyrophosphatase enzyme। ठीक है? ये pyrophosphatase enzyme काम क्या कर रहा है? It is responsible for breaking the pyrophosphate group from the triphosphate compound and making it into a monophosphate compound। क्लियर है? ठीक। तो ये कौन सा एंजाइम है जो इस पाइरोफॉस्फेट ग्रुप को अलग करता है? ना, इट इज पाइरोफॉस्फेट ग्रुप। और जब ये अलग होता है, a huge amount of energy इससे निकलता है, and that energy helps in the bond formation and to form the entire long chain of RNA। क्लियर है? समझ में आया अच्छी तरह? ठीक। तो क्या आपके राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का क्या काम है, और वो एक्चुअली बनता क्या है? राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। मेरे नोट्स में पूरा एक टैब्यूलर चार्ट करके इन सब के आपके जो नाम है वो सारा कुछ दिया हुआ है, आप रेफर कर सकते हो, पहले जो मैंने नोट्स आपसे शेयर किया था, ठीक। और उसके बाद हमें फिर याद रहा कि कौन सा एंजाइम है जो इस पर्टिकुलर ट्राइफॉस्फेट को मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इट इज एक्चुअली द पाइरोफॉस्फेटेज ग्रुप, ठीक, विच इज ऑल्सो एक्ट्स एज अ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग लास्ट फॉर्मेशन में देखेंगे कि ये जो आरएनए बना, अब क्या ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा है
या नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए था, इस डीएनए से डायरेक्टली जो आपके एमआरएनए बना, इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड एंड नाउ इट डायरेक्टली engages into ट्रांसलेशन। मतलब ये डायरेक्टली अब ट्रांसलेशन करके और चेन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकता है। ठीक, बट अगर हम लोग यहां पर यूकैरियोट्स की बात आए, तो यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होगा, इस डीएनए से सबसे पहले जो आपका आरएनए बनेगा, इसके अंदर कुछ पोर्शंस होंगे जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और कुछ पोर्शंस ऐसे होंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। मतलब क्या है, 2 रीजन्स ऑफ दिस आरएनए होता है, और इस 2 अलग अलग रीजन की वजह से इसका नाम हो जाता है हेटेरोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एचएनआरएनए, या अगर इसी को मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो दिस विल बी नोन एज हेटेरोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। क्लियर? एंड व्हाई हेटेरोजिनस? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सप्रेसिबल यूनिट्स एंड नॉन एक्सप्रेसिबल यूनिट्स। एक्सप्रेसिबल और नॉन एक्सप्रेसिबल का मतलब, एक्सप्रेस का मतलब वही आपका ट्रांसलेशन करके, वो एक्सप्रेस करके और आपका प्रोटीन बना सकता है। ठीक, तो ये जो आपका है, इसको मैंने क्या बोला था? नॉन एक्सप्रेसिबल। तो इस नॉन एक्सप्रेसिबल को हम लोग नाम देंगे इंट्रॉन्स, और जो एक्सप्रेस कर पाएगा उसको नाम देंगे हम लोग एक्सॉन्स। समझ में आया? तो इंट्रॉन्स विल बी नॉन एक्सप्रेसेबल पार्ट विच डू नॉट फॉर्म एनी प्रोटीन। ये कोई भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। और ये जो एक्सॉन्स है, इसी को हम लोग नाम देंगे expressible part, which will actively, these portions actively participate in translation, और ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करके ये आपका चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बना सकता है। मतलब एक एचएनआरएनए के अंदर 2 अलग अलग रीजन्स है, एक जिससे आपका प्रोटीन बन सकता है और एक जिससे प्रोटीन नहीं बन सकता है। तो ऑब्वियसली अगर इसको हम लोग डायरेक्टली ट्रांसलेशन में भेज दे, तो जो प्रोटीन चेन बनेगा उसमें बहुत सारे आपके अलग अलग पार्ट्स में होंगे, एक सिंगल प्रोटीन चेन नहीं बनेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंट्रॉन्स। ये सारे इंट्रॉन्स है आपके। ठीक, तो यह इसके लिए यूकैरियोट्स के अंदर दिस एचएनआरएनए जो है, दिस एचएनआरएनए गेट्स मॉडिफाइड, और इस मॉडिफिकेशन ऑफ द एचएनआरएनए टू अ एमआरएनए, जहां पर उसके जो इंट्रॉन्स थे उसको अलग कर दिया गया, जितने भी इंट्रॉन्स है उसको अलग करके, काट के अलग करके, और सारे एक्सॉन्स को इकट्ठा बैठा दिया। ठीक, ये कैसे होता है ना? इस मॉडिफिकेशन को ही हम लोग नाम देते हैं द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लाइसिंग ऑफ एचएनआरएनए? स्प्लाइसिंग ऑफ एचएनआरएनए का मतलब होगा कि जिसके अंदर से वी आर रिमूविंग ऑल द नॉन एक्सप्रेसिबल यूनिट्स, और नॉन एक्सप्रेसिबल यूनिट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंट्रॉन्स। सो वी आर रिमूविंग ऑल द इंट्रॉन्स and all the exons are having to join each other to form a fully modified RNA that is named as the mRNA, now which can easily take part in the translation to form a polypeptide chain.
क्लियर है? तो ये फटाफट देख लीजिए, HNRNA से mRNA बनता कैसा है ना। ऑब्वियसली ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड था आरएनए का। तो 5 प्राइम एंड जो होगा यहां पर हम लोग एक हेलमेट जैसा बना लेते हैं जिसको हम लोग नाम देंगे कैपिंग। और कैपिंग किससे करते हैं याद रखिएगा, मिथाइलेटेड गुआनोसिन। ठीक, 7 मिथाइलेटेड गुआनोसिन जिसको हम लोग जीपीपी का नाम देते हैं, इससे एक कैप फॉर्मेशन करते हैं और जोड़ देते हैं कहां पर, एट द 5 प्राइम एंड। क्लियर है? तो 5 प्राइम एंड के ऊपर हम लोग कैपिंग करते हैं। क्वेश्चन आता है कैपिंग किससे करते हैं और कहां पर करते हैं। सो कैपिंग जो प्रोसेस होगा, ये जो स्प्लाइसिंग है ये 2 स्टेप पे होता है। एक तो कैपिंग कहां पे होगा, 5 प्राइम एंड में। किससे करेंगे, 7 मिथाइलेटेड गुआनोसिन आपके ट्राइफॉस्फेट से हम लोग यहां पर कैपिंग करेंगे। सिमिलरली जो टेलिंग होगा, इस टेलिंग के अंदर, मतलब दिस इज अ टेल एंड, तो यहां पर हम लोग करेंगे टेलिंग। ठीक, सो व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। टेलिंग में क्या करेंगे हम लोग, एडिनाइलेट रेसिड्यूज को ऐड करेंगे एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द HNRNA। जो HNRNA होगा उसका जो 7 मतलब 3rd आपका प्राइम एंड है वहां पर तो करेंगे टेलिंग। और टेलिंग किससे करेंगे, विथ एडिनाइलेट रेसिड्यूज। क्लियर? और आपकी कैपिंग कहां पर करेंगे, एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द HNRNA। ठीक, किससे करेंगे, 7 मिथाइलेटेड गुआनोसिन। और तब जाके आपका प्रॉपर स्प्लाइसिंग विल बी हैपनिंग। और स्प्लाइसिंग होने के बाद क्या होगा, जो इंट्रॉन्स है वो इंट्रॉन्स हट जाएंगे और जो एक्सॉन्स है वो एक्सॉन्स एक साथ इकट्ठा होगा और बन जाएगा मेरा mRNA। और अब ये mRNA कैन इजीली पार्टिसिपेट इन द ट्रांसलेशन टू फॉर्म अ प्रोटीन चेन। कोई दिक्कत हुआ? क्लियर? अगर तब भी कुछ दिक्कत आपको लग रहा है कहीं पर, आपको अगर मेरे नोट से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना जो डाउट है वो लिख लीजिए, और ताकि मैं उसका रिवर्ट कर सकूं। ठीक, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जो इस वीडियो के लास्ट में आपके रहेगा, उस व्हाट्सएप नंबर में भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो वहां पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और नोट्स के लिए भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।